नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और यह आपकी शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला टेट सुपर टेट से संबंधित है। और आप सबको देखते हैं कि पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा करते हैं, तो इस बात से बचे रहिए और प्रश्नों की श्रृंखला को जबरदस्त तरीके से हल करिए। ये आपकी सुनहरे भविष्य की बात है, ठीक ना। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNIAG यानी मनरेगा ठीक ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसे बोलते हैं, मनरेगा आपको प्रारंभ हुआ कब उत्तर प्रदेश में? तो आप सबको बता दें, नरेगा अधिनियम, इसे नरेगा कहा जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते थे। तो यह आपको जो है 2005 के अधिनियम के तहत इसे 2006 ईस्वी में लागू किया गया। ये आपको जो है 2006 में अधिनियम जो था 2005 आया था और 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ये बातें भी आप सब देखते चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार में आपको कब लागू हुआ? तो 2006 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में नरेगा आपको लागू हुआ। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, D सुब्बाराव, श्री रंगनाथ राजन, विजय केलकर। तब बताइएगा कि आपको विजय केलकर 13वें हैं, ठीक ना, 13वें आपको विजय केलकर है और आपको NK सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जब भी पूछे वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया गया है, तो अनुच्छेद आपको 280 में वित्त आयोग के गठन के विषय में बातें हैं। 280 में आपको जो है वित्त आयोग के गठन के बातें की गई है। यदि बात की जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बात भी याद रखे रहेगा, प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे। KC नियोगी आपको इसके पहले अध्यक्ष के रूप में थे। और D सुब्बाराव जो थे ये भी आपको अध्यक्ष रह चुके हैं, RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। रंगनाथ जो है ये भी आपको रह चुके हैं। तो ये आप बातें याद रखिए। हाल ही में माधवपुर घेड़े मेले का आयोजन कहां किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है। गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या लद्दाख में? तो आपको पोरबंदर गुजरात में ये माधवपुर घेड़े मेले का आयोजन आपको किया गया था। ये बातें भी आप सब याद रखते चलिए, देखते चलिए। ये कहा तो गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर के समीप आपको 15 में यहीं पे आपको आयोजित किया गया था। गांधी जी का जन्म भी पोरबंदर में ही हुआ था। ये माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन किस लिए किया जाता है? तो ये आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। इस मेले का यदि बात की जाए उद्घाटन का, तो उद्घाटन किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा आपको जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आपको ये उद्घाटन किया गया था, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। नेक्स्ट, देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नीलमणि फुकन को, नारायण प्रधान को, दामोदर मौजा को या रामदरस मिश्र को? तो बताइएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर मौजा को दिया गया, जबकि 56वां जो है ये आपको नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दामोदर मौजा जो है ये कोंकणी भाषा के आपको जो है
कोंकणी साहित्य के साहित्यकार हैं। और सर्वोच्च पुरस्कार जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो आपको पहली बार ये कब शुरुआत इसकी की गई थी, तो 1965 ईस्वी में आपको इसकी शुरुआत की गई थी। और शंकर कुरूप को, किसे, शंकर कुरूप, ये मलयालम साहित्य के थे। शंकर कुरूप को आपको मलयालम साहित्य, ठीक ना, मलयालम साहित्य से संबंधित थे, इन्हें यह पहला पुरस्कार दिया गया था। शंकर कुरूप प्रथम पुरस्कार विजेता थे। चलिए, आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो पहले खिलाड़ी के तौर पर दीपक हुड्डा, मलिंगा, डेविन बेब्रो या रविचंद्रन अश्विन। तो आप जवाब दीजिएगा कि रविचंद्रन अश्विन आपको जो है आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बने हैं, रिटायर्ड हट होने वाले, रिटायर्ड आउट होने वाले। इन्होंने अपने जो आईपीएल टीम है राजस्थान रॉयल्स के रन रेट को बढ़ाने के लिए अपने को रिटायरमेंट लिया और उसके स्थान पर स्थापन खिलाड़ी आया। वीडियो शानदार तरीके से अभी ऑर्डर करिए अपने नजदीकी बुक स्टॉल पे, और आप सबको जो है कि शानदार तरीके से बुक लिखी गई है आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी फायदेमंद भी होगा। 700077345525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ लेखपाल की श्रृंखला, खासकर मैं बता दूं ग्राम और विकास लेखपाल जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। हिंदी तो नितिन सर का कोई बात ही नहीं, आपको ये सामान्य अध्ययन भी जबरदस्त। आप सबसे यही कहूंगा कि वीडियो और लेखपाल दोनों बुकों को मंगाइए और दोनों को पढ़िए, ठीक ना, और सुनहरे भविष्य पे अपना जो है कि 4 चांद लगाइए। सफलता आप सबको मुबारक हो, ठीक ना। ये ईयर स्पोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल 2021 के लिए दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन था? अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या शिकागो ओहारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? तब बताइएगा अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सबसे व्यस्ततम रहा। इसके बाद क्रमशः आपको जो है ये दूसरे नंबर पे है, ये आपको तीसरे नंबर पे है, और ये आपको चौथे नंबर पे है। तो क्रमशः आपको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे व्यस्ततम बंदरगाह को भी आप देख लीजिएगा, हवाई अड्डा को, बंदरगाह नहीं हवाई अड्डा को। हाल ही में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? ये पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस तरह के आपको प्रश्न भी लेकर आया हूं। आप सबको सुपर टेट में अड्डों के विषय में, हवाई अड्डों के विषय में भी जानकारी लेनी है, तो ये भी इससे भी पीछे प्रश्न पूछा है। तो बताइएगा कि ये आपको जंगली जानवरों से संबंधित कानून देने वाला इक्वाडोर आपको पहला देश बना है। इक्वाडोर जो है लैटिन अमेरिकी देश है, ठीक ना। कैसी है? ये दक्षिण अमेरिका का देश है। कहां पे? दक्षिण अमेरिका का देश है। और बात की जाए यदि, तो इसकी राजधानी की बात की जाए, राजधानी तो क्वाटो जो है इसकी राजधानी आपको है। कहां पे? क्वीटो, क्वीटो, क्वीटो ये इसके राजधानी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ये अमित शाह ने, केंद्रीय नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, एम नरवणे ने, किसने किया? तब बताएगा कि आपको भारत पाक सीमा पर खासकर गुजरात से, ठीक ना, गुजरात से आपको सीमा दर्शन ये परियोजना जो है, सीमा दर्शन की शुरुआत ये आपको अमित शाह के द्वारा किया गया। जिसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हैं, ठीक ना, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और काफी पावरफुल व्यक्ति हैं, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट देखिए, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड आपको जो है 2022 किसने जीता? फाल्गुनी नायर ने, नीता अंबानी ने, निर्मला सीतारमण ने, या सौम्या स्वामीनाथन ने? ये सब की सब धुरंधर महिलाएं हैं भारत की,
और कहीं ना कहीं सब उद्योगपति नामी गिनामी है। तो इसमें फाल्गुनी नायर जो है ये इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड 21 का अवार्ड इन्होंने ही जीता है। और फाल्गुनी पाठक करती क्या है, तो फाल्गुनी पाठक जो है सौंदर्य प्रसाधन आपको जो कंपनी है नायका, नाम सुने होंगे, जो कि कॉस्मेटिक कंपनी बोली जाती है, नायका का आपको जो है संस्थापक तथा सीईओ ये दोनों आपको जो है फाल्गुनी नायर है और इन्होंने ही आपको इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में आपको जो है नियुक्त किया गया? अरुण कुमार मिश्रा को, इकबाल सिंह पुरा को या डॉक्टर भगवान लाल शाहनी को या विजय सापला को? तो हाल ही में आपको बता दें अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया। ये आईपीएस अधिकारी थे और इसके बाद ये गुजरात से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन गुजरात से चुनाव हार गए थे। वैसे आप सबको बता दें कि आपको जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, तो 1992 ईस्वी में आपको अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 ईस्वी में अल्पसंख्यक जो है अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था और उसी अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से आप सबको पढ़ाया गया है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नया बैच प्रारंभ है, इनरोल करा सकते हैं। नितिन सर का पूछना ही नहीं, लाजवाब, ठीक ना। तो आप सब जुड़े रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को निरंतर दिशा और दशा देते रहिए। सुनहरे भविष्य के लिए आप सबके बहुत ही लाभकारी होगा। भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे हम IISc कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, जिसका जो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक को खोजा है? तब बताएगा ये गंगा में, नर्मदा में, कावेरी में या ब्रह्मपुत्र में। तो ऑप्शन के अनुसार है दक्षिण भारत की कौन सी नदी है, उसी को आप टिक करिएगा और वह कावेरी है। कावेरी नदी में आपको प्लास्टिक की खोज की है। आपको IISc बेंगलुरु के साइंटिस्टों ने ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? माननीय रामनाथ कोविंद ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने या आपको जो है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने? तब बताएगा कि नई दिल्ली में आपको जो प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये भारत का पहला संग्रहालय है, ठीक ना। और इस संग्रहालय में प्रत्येक प्रधानमंत्री के विषय में आपको विशिष्ट बातें, जिक्र, उल्लेख मिलेगा। आपको इसके जो आधारशिला उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है। किसके द्वारा? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 17 नवंबर 2020 को स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की थी। किसने? केरल ने, उड़ीसा राज्य ने, आपको जो है महाराष्ट्र राज्य ने। सब में राज्य लिख दो भैया, एक में राज्य का लिखे हो, सब राज्य लिख दो, नहीं तो सबको डिलीट कर दो, ठीक ना। या झारखंड राज्य ने। तब बताएगा उड़ीसा राज्य ने आपको स्टार्टअप हब के स्थापना का प्रण लिया था। किसने? उड़ीसा राज्य के द्वारा आपको लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा होती, एक विशेष पर्यटन ट्रेन चलाया गया था जिसका नाम श्री रामायण एक्सप्रेस था। ये आपको कहां से कहां तक चले थे? नई दिल्ली से कटरा, लखनऊ से आपको नई दिल्ली के बीच, या नई दिल्ली से सफदर जंग से नई दिल्ली, या जम्मू कश्मीर से लद्दाख। तब बताएगा कि यह नई जो ट्रेन थी ये नई दिल्ली से सफदर जंग के लिए चलाई गई
थी और कितने तारीख को चलाई गई थी ये भी आप बता सकते हैं। ये 7 नवंबर 2021 ईस्वी को, 7 नवंबर 2021 को ये आपको ट्रेन चलाई गई थी, सॉरी हाँ 21 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में। हाल ही में अमासेबेलू ग्राम जो है, अमासेबेलू ग्राम किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम बना है? कर्नाटक का, नई दिल्ली का, असम का या सूरत का? नाम से ही आप सब चाहोगे तो नाम से ही लगा लोगे, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नाम है अमासेबेलू जो है, ये कभी भी दिल्ली में तो होगा नहीं, सूरत में होगा नहीं, ये कर्नाटक आपको जो है, कर्नाटक राज्य में आपको देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम बन गया है। ठीक ना, पूरी तरह से। नेक्स्ट देखिए, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आप सबको पढ़ाया गया है। आप सब जो है इसे परचेज कर सकते हैं। 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, साथ साथ आपको डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ आप जो है कि जो है टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। सेम वही बातें सुपर टेट में भी हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। 600 घंटे का क्लास है, छोटा मोटा नहीं होता। 600 घंटे आप समझ रहे होंगे, 600 घंटे की कॉस्टिंग। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का दूसरा और अंतिम मसौदा जारी किया। कहां पे जारी किया गया, किसने जारी किया? नई दिल्ली में, उड़ीसा में, गुजरात में या असम में? तब आप बताइएगा कि यह आपको जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा और अंतिम मसौदा जो है ये असम में आपको जारी किया गया। ठीक ना, असम में जारी किया गया। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अंतर्गत समग्र रैंकिंग 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? यानी निर्यात सामग्री सूचकांक 2020 के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु या उत्तराखंड, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश या आपको दिल्ली, गोवा तथा चंडीगढ़, कहां पे कौन सा राज्य है ये जल्दी से बताइए। तब तक जल ही जीवन है, एक घूंट लेते हैं जल्दी से। ठीक ना, समग्र रैंकिंग 3 में आपको जो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यही आपको जो है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर यही राज्य रहे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैवा रहा? 84वां, 73वां, 63वां या 5वां कैवा स्थान रहा? तब आप बताइएगा कि 63वां स्थान आपको जो है रहा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको 63वां स्थान रहा। क्रमशः पहले स्थान पर, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन कौन रहे? तब बताइएगा न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग, जिसे ये चीनी ताइपे के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको जो है ये चीजें रही। ये वैश्विक प्रतिभा आपको प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, ठीक ना, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? जापान है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है या चीन है? तब आप बताइएगा कि वैश्विक सूचकांक में आपको जो है कि पहले स्थान पर क्रमशः आपको जो है कौन सा है? तो नॉर्वे आपको पहले स्थान पर है। ये आपको आंकड़ा किसके अनुसार है? तो ये आपको 2020 के अनुसार है। जब बात की जाए आंकड़ा 2022-21,
तब 21 के अनुसार आपको जो है पहले नंबर पे स्वीडन चला आएगा, दूसरे पे पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पर डेनमार्क आ जाएगा, ठीक ना, डेनमार्क। और बात की जाए यदि भारत की, तो भारत का आपको जो है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में स्थान 43वां नंबर है। कितना है? 43वां नंबर है। ये बातें आप सब याद किए रहिए, जानते रहिए, ये पुराना आंकड़ा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में आपको भारत का स्थान। चलिए नेक्स्ट देखिए, किड्स राइट इंडेक्स को कौन सा राज्य जारी करता है? मैं इसलिए ये प्रश्न लिया हूं कि पिछला जो सुपर टेट परीक्षा हुआ था उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना, और इसीलिए मैंने आप सबको उसी के आधार पर प्रश्नों को बनाया है। और देखिए, किड्स राइट इंडेक्स को जारी कौन करता है? ये आपको जारी करने वाला JLL और ला सेले है, या विश्व आर्थिक मंच है, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, या किड्स राइट फाउंडेशन है। तो किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा आपको जो है किड्स राइट इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट आइए, राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से आप सबको पढ़ाया गया है, आप सब इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपके सुनहरे भविष्य में काफी फायदेमंद भी होगा। नेक्स्ट आपको जो है बहुत कम दिन बचे हैं लेखपाल के, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जी जान से लग जाइए और अपने भविष्य को जो है सफल बनाइए, ठीक, जहां आपको हाथे फैलाना न पड़े। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, या एक्सिस बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तब बताएगा कि सबसे बड़ा बैंक, दूसरा सबसे बड़ा बैंक आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे बॉब के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, ये बॉब है। और आपको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सबसे बड़ा बैंक है। क्या है? सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक आपको है। चलिए, हिमाचली काला जीरा को किस राज्य ने GI टैग प्रदान किया है? उड़ीसा ने, मणिपुर ने, गोरखपुर ने, या हिमाचल प्रदेश ने? हिमाचली काला जीरा को किस राज्य ने आपको जो है GI टैग प्रदान किया है? ये तब बताएगा कि उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा आपको हिमाचली काला जीरा को GI टैग दिया गया है। किसके द्वारा? एकदम फटाफट सभी लोग शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जो कि आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कपास के उत्पादन में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? थाईलैंड, चीन, यूक्रेन, अमेरिका। तो इस ऑप्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो शीर्ष देश में आपको जो है चीन है, ठीक ना। कपास के उत्पादन में यदि शीर्ष देश की बात की जाए तो चीन है। लेकिन वर्तमान में आंकड़ा देखोगे, वर्तमान में, तो वर्तमान में आपको जो है कपास के उत्पादन में पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे चीन, और तीसरे नंबर पे आपको USA बनता है या अमेरिका बनता है। और यदि राज्य की बात की जाए भारत में, तो राज्य में आपको पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, और तीसरे नंबर पे आपको कर्नाटक जो है ये तीसरे नंबर पे आपको आता है। तो इस तरह से आप जो है इसके विषय में बता सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो रबर के उत्पादन में आपको पहले स्थान पर कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या गोवा है? तब रबर के उत्पादन में केरल का स्थान पहले नंबर पे है। और आपको जो है भारत में केरल जो है ये सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है।
इसके बाद यदि बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आपको सेकेंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकेंड नंबर पे कर्नाटक जो है ये आपको दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर की बात की जाए तो तमिलनाडु जो है, यहां पे लिखा नहीं है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ये आपको तीसरे नंबर पे आपको आएगा। यदि देश की बात की जाए तो पहले नंबर पे आपको थाईलैंड, थाईलैंड दुनिया में सबसे अधिक जो है रबर का उत्पादन करता है। ठीक, इसके बाद यदि बात की जाए तो इंडोनेशिया है, फिर मलेशिया है, ठीक ना, इंडोनेशिया, फिर आपको मलेशिया, ये सभी देश जो है मलेशिया ये आपको है। अब यहीं पे भारत में बात की जाए कि रबर बोर्ड कहां है, रबर बोर्ड कहां है, तब कोट्टायम में, कोट्टायम में आपको ये कोट्टायम कहां है, तो केरल में है। कोट्टायम में रबर बोर्ड का आपको जो है मुख्यालय है। ये बातें भी याद रखे रहिएगा। साथ ही साथ बाबा बुदन की पहाड़ी आपको जो है रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सह्याद्री श्रेणी में आपको रबर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अबरक के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, अच्छा शीर्ष देश कौन सा है, तो अबरक में ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, चीन है या कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, यहाँ खिस्तान लिख दो, कजाकिस्तान आपको कौन सा देश पहले नंबर पे आएगा, तब आप बताइएगा कि इसमें आपको जो है अबरक के उत्पादन में जो है विश्व में उत्पादक देशों में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अब है। ठीक ना, भारत, ब्राजील, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ये आपको है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तब आपको जो है कि ब्राजील भी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका, तब आप में कहीं कहीं आपको जो है ये दक्षिण अफ्रीका आना चाहिए, चूंकि तीनों में से नहीं है। इसके बाद आपको चीन का नंबर आता है। ये बातें भी आप सब देखते चलिएगा, जानते चलिएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बातें, अबरक जो होता है ये क्या होता है, तो ये कायांतरित चट्टान होता है, कायांतरित चट्टान आपको माना जाता है। ठीक ना, चट्टान माना जाता है। इसके साथ साथ ही आपको जो है रूबी का ये अबरक का जो है रूबी का सिल्वर अबरक का आपको जो है अयस्क माना जाता है। साथ ही साथ अबरक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक ना, विद्युत का कुचालक आपको होता है, कुचालक। और जब देश की बात की जाए, भारत में राज्यों में पहले नंबर पे आपको उत्पादक राज्य, तो ऐसे भंडारण की दृष्टि से बिहार पहले स्थान पर है बच्चा। लेकिन आप सबको बता दें उत्पादन में पहले नंबर पे आपको जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश उत्पादन में पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे आपको स्थान जो है राजस्थान का आता है। और तीसरे नंबर पे आप झारखंड को जाओगे। ये डाटा भी देखते चलिएगा, जानते चलिएगा, सारी बातें आपके सामने है। एनटीए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये पार्ट 1 जो कि आपको कॉमन पेपर होता है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर, जीके, जीएस सब कुछ रहता है। ठीक ना, और इसी के साथ ही इसमें आपको जो है वो क्या बोलते हैं शैक्षणिक जो आपको टेक्निक होती है ये भी आपको इसमें पूछा जाता है। ठीक ना, जिसे पेडागॉजी बोलते हैं। पेडागॉजी आपसे संबंधित पूछी जाती है और ये बड़े ही शानदार तरीके से आशुतोष सर ने, राय सर ने पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जिसे एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल जो है आयोग कमीशन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को, पोंग डोमिंग को, गीता गोपीनाथ को, सी लालसावता को। तब बताएगा प्रोफेसर सुरेश चंद्र आपको शर्मा को जो है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त
किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात की जाए इसकी स्थापना तो 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई। 25 सितंबर 2020। ठीक, तो ये बातें हैं। और वर्तमान में भी अभी प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा ही इसके अध्यक्ष भी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो विश्वविद्यालय आयोग की बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में आपको किया गया। यूजीसी जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जानते हैं, वी के सारस्वत हैं या धीरेन्द्र पाल सिंह हैं या राकेश भटनागर हैं या डॉक्टर विजय भास्कर हैं, तब बताएगा कि धीरेन्द्र पाल सिंह जो है ऑप्शन के अनुसार धीरेन्द्र पाल सिंह माने जाएंगे। लेकिन वर्तमान में आपको एम जगदीश कुमार जो है वर्तमान में कौन हो गए हैं? तो वर्तमान में एम जगदीश कुमार, ठीक ना, एम जगदीश कुमार, जगदीश कुमार ये आपको वर्तमान में हो गए हैं। ठीक, इस प्रश्न को कराने के पीछे मकसद यही है कि आपकी परीक्षाओं में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गला बैठता जा रहा है, शाम का समय है, आपको 9 बजने को है, ठीक ना, तो गला बैठना जाहिर सी बात है कि पढ़ाते पढ़ाते गला जवाब दे देता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, इसके आपको जो है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, अर्पणा कुमार, जी सतीश रेड्डी या शरद कुमार? तब आप बताइएगा कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, ठीक ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की, चेक कर लीजिएगा जरा सा, 1958 ईस्वी में आपको स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ये बातें भी देखते चलिएगा। नेक्स्ट देख भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी कहते हैं, एनएसजी का मुख्यालय जो है ये आपको नई दिल्ली में ही है। और इसके महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार यस एस देववाल, लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान या सत्यनारायण प्रधान? तब आप बताइएगा कि इसके वर्तमान में अगर ऑप्शन के अनुसार आए तो यस देसवाल जो है ये आपको अध्यक्ष है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जब बताया जाए तब बताएगा श्री एम ए गणपति आपको जो है वर्तमान में श्री एम ए गणपति, श्री एम ए गणपति वर्तमान में आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के आपको जो है महानिदेशक है। यदि बात की जाए इसका स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है और मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद 1985 ईस्वी में आपको इसके 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। राजीव गांधी जी उस समय थे। और आपको एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक ना। हर चीज दिमाग से कभी कभी उड़ने लगता है। चलिए, वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अली, विद्या देवी भंडारी, अब्दुल हामिद, रेविन रिवलिन कौन से वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति हैं? ये बातें आपको जवाब देनी है। तो वर्तमान में आपको ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में इसमें से कोई नहीं है, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्रॉस लगा दीजिए ऑप्शन में, चूंकि उस समय के अनुसार यदि पूछता तब बताते कि रेवेन रेवलिन जो है उसमें राष्ट्रपति के रूप में थे। लेकिन वर्तमान में आपको जो राष्ट्रपति है इजराइल के, उनका नाम इसाक हरगोज है। इसाक हरगोज ये आपको जो है वर्तमान में आपको राष्ट्रपति है, ठीक। ये विद्या देवी भंडारी आपको नेपाल से हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार तरीके से आप सबको वर्दी आपके जिद हमारे शानदार संस्था का प्रयास है और आप सबके लिए है। वर्तमान में व्हाट्सएप कंपनी के सीईओ कौन है? ये आपको कल्याण कृष्णमूर्ति, कुणाल बहल, मार्क जुकरबर्ग या केविन सिस्ट्रोम, इनमें से कौन है आपको? तो उस समय और वर्तमान में बात की जाए तो उस समय के अनुसार वर्तमान में तो ये जो है इसके मालिक हैं, मालिक, ठीक ना, ऑनर, ये मालिक जो है ये मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं और उस समय जो थे वो ये थे। लेकिन वर्तमान में यदि बात की जाए वर्तमान में, तब आप क्या जवाब देंगे? तो ये वर्तमान में इसके स्थान पर हटा लीजिएगा और नया नाम जोड़ लीजिएगा जिनका नाम आपको विल कैचकॉर्ट है। बिल कैचकॉर्ट, बिल कैचकॉर्ट, वर्तमान में विल कैचकॉर्ट जो है ये इसके सीईओ हैं और इसके पहले केविन सिस्ट्रोम जो थे ये थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट भाई, भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े और हल्के सैटेलाइट जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया वो कौन है? GSAT-31 या कलाम सैट या GSLV MK3, PSLV C-44? तब आप इस प्रश्न के जवाब में ये बताइएगा कि भारत का सबसे हल्का जो है कलाम सेट है जो भारतीय छात्रों के द्वारा बनाया गया है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO और रूस के PNPO मशीनोत्रेनेरिया ने संयुक्त रूप से किसका निर्माण किया है? तो वह है ब्रह्मोस मिसाइल का। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। ब्रह्मोस दो नदियों के नाम से मिला है, एक मास्कुआ नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। इन्हीं दो नदियों के नाम से इस परियोजना का नाम जो है ब्रह्मोस रखा गया। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास उमरोई यानी मेघालय में किया गया था? ये 2019 का सैन्य अभियान आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, आप करंट के अनुसार देख लीजिएगा। आपको जो है कि 19 में मैत्री 2019 जो है ये थाईलैंड और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास के रूप में किया गया था। किस भारतीय व्यवसायिक बैंक ने सबसे पहले चलते फिरते एटीएम सेवा की शुरुआत की? तो इसमें से आपको ICICI ने, IDBI ने, HDFC ने या आपको SBI ने सबसे पहले चलते फिरते मोबाइल बैंकिंग व्यवसायिक बैंक लिख रहा है, ठीक ना, किसने की थे? तो ICICI के द्वारा आपको जो है ये आपको शुरू किया गया था। ठीक, भारत में पहले चलते फिरते मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई थी या किस बैंक ने किया था? तो ICICI के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, ये बुक्स है, शानदार तरीके से इसे लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपकी सुनहरे भविष्य में ये काफी फायदेमंद भी होगा। नेक्स्ट, गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत किस शहर से की गई? ग्रेटर नोएडा से, आजमगढ़ से, लखनऊ से या देवप्रयाग से? तो गंगा आमंत्रण योजना की शुरुआत उत्तराखंड के देवप्रयाग से आपको इसकी शुरुआत की गई, ठीक ना, ये देवप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी द्वारा, अरुण शौरी द्वारा, अमित घोष द्वारा या नरेंद्र मोदी द्वारा? तो जल्दी से आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइए और जवाब भी जल्दी से दीजिए। तो बताइएगा कि एग्जाम वॉरियर्स जो है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट, द बैटल ऑफ द बॉलिंग्स किसके पुस्तक है? शशि थरूर के, अरुंधति राय के, चेतन भगत के, अमिताभ घोष के। तब ये बताइएगा कि यह आपको जो है कि शशि थरूर के आपको ये पुस्तक मानी जाती है। किसकी? शशि थरूर, जो कि केरल से हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, ठीक ना। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के, मेमना देसाई के, सत्या नडेला के या सौरभ गांगुली के? तब आप इस प्रश्न में दीजिएगा कि मनमोहन बाबू द्वारा चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक ना। चेंजिंग इंडिया के लेखक मनमोहन सिंह जी हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपको मुक्केबाजी, हॉकिंग, फुटबॉल या पोलो? तब बताएगा डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा कप, ये सब के सब आपको किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न में। ये वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी है, ठीक ना। तो चलिए आगे हम सब देखते हैं अगले इसमें। ये शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या होगा? मिराई तोवा यानी या विंग ड्वेन मिस्तार उर्द या फे? तब शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर जो है मिराई तोवा है। क्या है? मिराई तोवा आपको 2022 का शुभंकर होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? बीजिंग में, टोक्यो में, झांगयू में या नगोया में? तब आप बताइएगा कि यह आयोजन बीजिंग में किया जाएगा। बीजिंग या पिकिंग ठीक बोलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये आपको 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है या आयोजित किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, रामपुर भारत के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, वह कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो रामपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का गांव है और ये आपको जो है मिर्जापुर जनपद में है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सौर आपको संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? सोनभद्र में, मिर्जापुर में, इलाहाबाद में या बलिया में? तब बताइएगा मिर्जापुर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के दोनों के संयुक्त से यह आपको जो है सौर प्लांट की स्थापना किया गया था। ये आपको जो है कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सौर प्लांट माना जाता है। तो इस तरह से आप सबने शानदार तरीके से प्रश्नों को किया। मैं देख भी रहा था कमेंट को, आज टीवी को बंद करवा दिया हूं, ठीक ना, चूंकि आप सब पढ़ते उड़ते नहीं हैं, इसीलिए मेरा मन भी, चूंकि आप अपने गपशप में मस्त रहते हैं और जब देखता हूं तो गुस्सा भी लगता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जाने दो, ये जो कर रहे हैं इनके अनुसार करने दो, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, किसी के ऊपर बलात्पूर्वक आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। तो शुभ संध्या इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।